नमस्कार, हम सभी साथियों को हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आज के सत्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। हम लोग कर रहे थे निबंध इकाई 9 जो हमारे नेट जेआरएफ के सिलेबस में सम्मिलित है। आज हम लोग करेंगे उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। उत्तरा फाल्गुनी जो निबंध है इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये किसका निबंध है? कुबेरनाथ राय का है, जो हमारे सिलेबस से संबंधित है। तो उत्तरा फाल्गुनी जो है हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तरा फाल्गुनी के सभी ऋतुओं का इसमें वर्णन होता है और जो हमारे जीवन से संबंधित होती हैं कि कौन सी ऋतु हमारे किस उम्र पर प्रभावित होती है। तो वर्षा ऋतु की अंतिम नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। वर्षा ऋतु की अंतिम नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। हमारे जीवन में गदहा पचीसी सावन मन भावन है, बड़ी मौज रहती है। सावन में बहुत ही मौज रहती है, परंतु 27वें के आते आते घनघोर भाद्रपाद के आसनी संकेत मिलने लगते हैं। यानी जब तक हम बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था तक आते हैं तब तक हम मौज में रहते हैं, कोई भी चिंता नहीं होती है। जैसे ही उम्र धीरे धीरे बढ़ती है उसी तरह से हमारी चिंताएं भी बढ़ने लगती हैं और तीसी के वर्ष में हम विधुनमय भाद्रपद के काम क्रोध मोह का तमिश्र सुख भोगते हैं। यानी जब हम 30 के होते हैं तब काम क्रोध मोह सभी को देखते हैं और किस तरह से किसमें रहना है ये सोचते हैं और सुख भोगते हैं। इसी काल में अपने अपने स्वभाव के अनुसार हमारी सृष्टा कृतार्थ होती है। फिर 40वें लगते लगते हम भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में प्रवेश कर लेते हैं। उसके बाद और 2-4 वर्ष बाद अर्थात फाल्गुनी के अंतिम चरण में जरा और जीर्णता की आगमनी का समाचार कल तुरंग दूर से ही हिनहिनाकर दे जाता है। उसके बाद वास्तव में सृजन संपृक्त सावधान सतर्क सचेत और कर्मठ जीवन तो हम जीते ही हैं। वह 30 और 40 के बीच में 30 और 40 के बीच में सृजन संपृक्त सावधान सतर्क और सचेत कर्मठ जीवन जो है हम 30 और 40 के बीच में जीते हैं। फिर 40 से 35 तक उत्तरा फाल्गुनी का काल है। इसके अंदर पग निष्पेक्ष करते ही शरीर की 60 उर्मियों में थकावट आने लगती है। जैसे ही हम 40 से 45 क्रॉस करते हैं तो हमारे शरीर जो है वो हमारा थकावट सा महसूस करता है, काम करने में थोड़ा सा शरीर में इतना उत्साहवर्धन नहीं रहता है। अस्ति जयते वर्धते ये 3 धीरे धीरे शांत होने लगती हैं, उनका वेग कम होने लगता है और इनके विपरीत 3 विपत्ति मरते अपिच्छते विन्यास्यति प्रबलतर हो उठती हैं। उन्हें प्रदोष बल मिल जाता है। वे शरीर में बैठे रिपुओं के साथ साठ गांठ कर लेती हैं और फल होता है जरा के आगमन का अनुभव। 45 के बाद ही शीश पर कास फूटना शुरू होता है। यानी 45 के बाद ही हमारे शरीर का अंग जो है वो काम करते नहीं हैं और थोड़ी सी थकावट महसूस होने लगती है। वातावरण में लोमड़ी बोलने लगती है। सुख और सारिका यानी सुआ और मैना उदास हो जाते हैं। मयूर अपने श्रृंगार क्लाब का त्याग कर देता है और मानस की उत्पल वर्णा मार कन्याएं चोबा चंदन और
चित्र सारी त्याग का प्रवज्या का बालक के वासन धारण कर लेती हैं। अतः बचपन भले ही निर्मल प्रसन्न हो, गधा पचेसी भले ही मधुमादनी हो। बचपन जो है हमारा प्रसन्न होता है, 25 के जब हम होते हैं मधुनी मधुनी हो, परंतु जीवन का वह भाग जिस पर हमारे जन्म लेने की सार्थकता निर्भर है, 25 और 40 या ठेल ठाल कर 45 के बीच पड़ता है। इसके पूर्व हमारे जीवन की भूमिका यहाँ तैयारी का काल है और उसके बाद फालागम या निमिसिस की प्रतीक्षा है, जो हमारे हाथ में था, जिसे करने के लिए हम जन्मे थे, वह वस्तुतः घटित होता है 25 और 35 के बीच। इसके बाद तो मन और बुद्धि के वानप्रस्थ लेने का काल है। देह भले ही एक मधु, दो मधु, असंख्य मधु 60 वर्ष तक भोगती चले, इस 25-45 की अवधि में भी असल हीर रचती है। तीसोत्तरी वर्षों का स्वभाव साढ़ पर चढ़ी तलवार की तरह है। वर्ष प्रति वर्ष उन पर नई धाराएं नया तेज चढ़ता जाता है। 40वें वर्ष तक मुझे क्रोध आता है उन लोगों पर जो विधाता ब्रह्मा को बूढ़ा कहते हैं और चित्र में तथा प्रतिमा में उन्हें वायोवृद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं। मैंने दक्षिण भारत के एक मंदिर में एक बार ब्रह्मा की अत्यंत सुंदर तीसोत्तर युवा मूर्ति को देखा था। देखकर ही मैं कलाकार की औचित्य मीमांसा पर मुग्ध हो गया। जो सार्जक है, जो सृष्टि करता है, वह निश्चय ही चिर युवा होगा, यानी वह युवा अवस्था होगी उसकी। प्राचीन या बहुकालीन का अर्थ जर्जर या बूढ़ा नहीं होता है। जो सर्जक है, पिता है, प्रोफेक्ट है, नई लीग का जनक है, प्रज्ञाता है। उसके बाद वह रूप माधव या रोमांटिक काम किशोर भले ही ना हो, परंतु वह दांत छरा, बाल झरा, गतलिम पालितम मुंडम कैसे हो सकता है? उसे तो अनुभवी पुंग तीसोत्तर युवा के रूप में ही स्वीकारना होगा। जवानी एक चमाचम धारदार खड़क है, खड़क यानी तलवार है, उस पर चढ़कर असी धारा व्रत या वीराचार करने वाली प्रतिभा ही पावक दग्ध ओठों से देवताओं की भाषा बोल पाती है। युवा अंग के पोर पोर में फास्फोरस जलता है और युवा मन में उस फास्फोरस का रूपांतर हजार हजार सूर्यों के सम्मिलित पाक में हो जाता है। मेरी समझ से यह सृष्टिकर्ता की, कवि की, विप्लव नायक की, सेनापति की, सूरवीर की, विद्रोही की कल्पना श्वेत केश वृद्ध के रूप में नहीं की जा सकती। अतः प्रजापति विधाता को सदैव 30 वर्ष के पट्टे सुंदर युवा के सुंदर रूप में ही कल्पित करना समाचीन है। उसके बाद वास्तव में 30 वर्ष जीवन के सम्मुख फंड उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है कि जब 30वें वर्ष होता है, जब हमारा जीवन के 30वां वर्ष होता है, तो किसी न किसी प्रकार का हमारे मन में प्रश्न रहता है। उस प्रश्न चिन्ह को पूरा उसका समाधान मूल्य हमें चुकाना ही पड़ता है। किसी भी पुरुष या नारी की कीर्ति गरिमा इसी प्रश्न चिन्ह की गुरुता और लघुता पर निर्भर करती है। गौतम बुद्ध ने 29 वर्षों की अवस्था में ग्रह त्याग कर अमृत के लिए महानिष्क्रमण किया था। देखो, गौतम बुद्ध का भी इसमें नाम आया है। उन्होंने किस
अवस्था में गृह त्याग किया था? 29 वर्ष की अवस्था में। यीशु क्राइस्ट ने 30 वर्ष की अवस्था में अपना प्रथम संदेश सरमन ऑन दी माउंट दिया था और 33वें वर्ष में उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया गया। उनका समूचा उपदेश काल 3 वर्ष से भी कम रहा। वाल्मीकि के अनुसार रामचंद्र को 30 वर्ष के आसपास जो है वास्तव में 27 वर्ष की वयस में वनवास हुआ था। उस समय सीता की आयु क्या थी? 18 वर्ष थी और वनवास के 13वें वर्ष में अर्थात सीता के 30वां पार करते करते ही सीता हरण की ट्रेजेडी जो है घटित हुई है। ये जो है कोटेशन ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर का कोई पता नहीं है कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। 30वां वर्ष सदैव वर्ण के महामुहूर्त के रूप में होता है और संपूर्ण दशक उस वर्ण और तेज के दाह से अपशिष्ट रहता है। 30उत्तर दशक जीवन का घनघोर कुरुक्षेत्र है। यह काल गधा पचीसी के विपरीत एक छूरधार काल है, जिस पर चढ़कर पुरुष और नारी अपने को आविष्कृत करते हैं, अपने मर्म और धर्म के प्रति अपने को सत्य करते हैं तथा अपनी अस्तित्वगत महिमा उद्घाटित करते हैं, अथवा कम से कम ऐसा करने का अवसर तो अवश्य पाते हैं। 40 यानी 40 लगने के बाद 45 तक यथास्थिति की उत्तरा फाल्गुनी चलती है, पर इसमें ही जीवन की प्रतिकूल और अनुकूल ऊर्मियां परस्पर के संतुलित को खोना प्रारंभ कर देती हैं और प्राण शक्ति अवरोहण की ओर उन्मुख हो जाती हैं। इसके बाद अनुकूल ऊर्मियां स्पष्टता थक हार होने लगती हैं और प्रतिकूल ऊर्मियां प्रबल होकर देह की गांठ गांठ में बैठे रिपुओं में मैल कर लेती हैं। मन हारने लगता है, सृष्टि अनाकर्षक और रति प्रतिकूल लगने लगती है, बुद्धि का तेज घट जाता है और स्वीकारपंथी होने लगती है। आत्मा जो है वो दैहिक तेजमयी शक्ति पर विकार का ध्रुम छाने लगता है, यानी धुआं छाने लगता है। मैं तो यहाँ पर 45वें वर्ष की बात कर रहा हूँ, परंतु मुझे याद आती हैं दोस्तोयेव्स्की, जिसने 40 के बाद जीवन को धिक्कार दे दिया था। मैं 40 वर्ष जी चुका, 40 वर्ष ही तो असली जीवन काल है। तुम जानते हो कि 40वां माने चरम बुढ़ापा। दरअसल 40 से ज्यादा जीना असभ्यता है। क्या है? असभ्यता है और अश्लीलता है, अनैतिकता है। भला 40 से आगे कौन जीता है? मूर्ख लोग और व्यर्थ लोग। दोस्तोयेव्स्की की इस उक्ति का यदि शब्दार्थिक अर्थ ना लिया जाए तो मेरी समझ से इसका सही अर्थ होगा कि 40 वर्ष के बाद जीवन को सहज लक्षणों का परिवर्धन सृजन का आध्यात्मिक और मानसिक स्तरों पर हास होने लगता है। पर मैं साठा और पाठा की उक्त वाली गंगा की कछार का निवासी हूँ। इसी से इस अवधि को 50 वर्ष और आगे बढ़कर देखता हूँ। यद्यपि दोस्तोयेव्स्की की मूल स्थिति मुझे सही लगती है। शक्ति क्षय की प्रक्रिया 40 के बाद ही प्रारंभ हो जाती है, यद्यपि वह अस्पष्ट रहती है। मैं इस समय 1972 ईस्वी अपना 38वां पावस झेल रहा हूँ। उत्तरा फाल्गुनी का विकारग्रस्त यौवन जल पीकर मैं क्षिप्त से भी आगे एक पग विक्षिप्त हो चुका हूँ और शीघ्र ही मोहमूढ़ होने वाला हूँ। भाद्र की पहली नक्षत्र है माघा। माघा में अगाध जल है। क्या है? माघा में अगाध जल है, कोई भी जल का थाह नहीं है। पृथ्वी की तृषा
अलेसा और माघा के जल से तृप्त होती है। यदि माघा में धरती की प्यास नहीं बुझी तो उसे अगले शवतर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। न केवल परिमाण में बल्कि गुण में भी माघा का जल श्रेष्ठ है। माघा मेष की झाड़ी झंकोर का स्तव गान कवि और किसान दोनों खूब करते हैं। बरसों मांगा झकोरी झकोरी मोर दुई नैन चुबे जस ओरी। माघा बरसी मानो दूध बरसा मधु बरसा। इस माघा के बाद आती है पूर्वा फाल्गुनी जो बड़ी ही रद्दी कंडम नक्षत्र है। इसका पानी फसल ज्यादा जायदाद के लिए हानिकारक है। उत्तर भारत में बाढ़ वर्षा का भय भी सर्वाधिक इस नक्षत्र काल में रहता है। इसी से उत्तर भारतीय गंगात्री किसान इसे एक कीर्ति नशा कर्म नाशा नक्षत्र मानते हैं। इसके बाद आती है उत्तरा फाल्गुनी भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र जो समूचे पावस में माघा के बाद दूसरी उत्तम नक्षत्र है। इसका पानी जो होता है स्वास्थ्यप्रद और सौभाग्यकारक होता है। इस 38वें पावस में अपने जीवन का पूर्वा फाल्गुनी का काल भोग रहा हूँ। यद्यपि साथ ही साथ द्वार पर उत्तरा फाल्गुनी का आगमन भी देख रहा हूँ। 40 आने में अब कितनी देर है। आज पूर्वा फाल्गुनी का अंतिम पान पत्र मेरे ओंठों से सगलन है। क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अनजान है और काम भुजंग मेरा क्रीड़ा सहचर है। इनको मैं क्रमशः विद्रोह प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। भले ही यह विकार जल हो, भले ही इसमें श्रेय प्रेय गति मुक्ति कुछ भी ना हो, परंतु इसमें जीर्णता और जर्जरता नहीं। यह जरा और वृद्धात्व का प्रतीक नहीं। पूर्वा फाल्गुनी द्वारा प्रदत्त विक्षिप्त भी यौवन का एक ही अनुभव है। मुझे लग रहा था कि मेरे भीतर कोई उपंग बजा रहा है, क्योंकि मेरे सम्मुख द्वार पर काल नट्टिनी अर्थात उत्तरा फाल्गुनी त्रिभंग रूप में खड़ी है। उत्तरा फाल्गुनी कब आती है? 30 के 40 लगते लगते। उसके बाद और मैं उसमें मार की 3 कन्याओं तृषा, रति और अर्ति को एक साथ देख रहा हूँ। कंचन पद्म कांति कर पल्लव कुड़ित केश विद्धा बिंबधर बिंबधर विशाल बंकिम भू दक्षिणावर्त नाभि और त्रिबेली रेखा से युक्त इस भुवन मोहन रूप को मैं देख रहा हूँ और इसको आगमन में अपनी भीतर बजती उपंग को निरंतर सुन रहा हूँ। उपंग एक विचित्र बाजा है। काल पुरुषों की उंगलियां चटक चटक पड़ती हैं, चटाक चटाक पड़ती हैं। काल जो है इसकी यानी समय की जो उंगलियां हैं वो चटाक चटाक पड़ती हैं और आहत नाद का छंदोबंद रूप निकलता है। बीच बीच में हिचकी के साथ या हिचकी भी उसी काल विदुष को भरती है और यह उपंग के तलबंद स्वर को और अधिक सजीव और मार्मिक कर देती है। मैं अपने भीतर बजते यौवन का यह उपंग संगीत सुन रहा हूँ और अपने मनोविकार का छाक कर पान कर रहा हूँ। उसके बाद है मुझे कोई चिंता नहीं, अभी वानप्रस्थ का शरद काल आने में काफी देर है। इस क्षण उसकी क्या चिंता करूं, इस क्षण तो बस मौज ही मौज है। उसके बाद भले ही वह कौटुतम मौज क्यों ना हो, काम भुजंग में भुजंग के ढसने पर तो नीम भी मीठी लगती है। यानी जब सांप काट लेता है और कोई कहता है इसे नीम के पत्ते पिला दो या खिलाओ तो पता चल जाता है। तो जब भुजंग यानी सांप काटता है तो नीम का पत्ता भी मीठा लगता है।
यहाँ कल नाटी, यहाँ पूर्वा फाल्गुनी या उत्तरा फाल्गुनी, यहाँ नैना जोगिन, कितनी में भ्रांति माया मृगजाल क्यों ना हो, मैं इसके रूप में आबाद हूँ। इसमें मुझे वही स्वाद आ रहा है जो मायापति भगवान को अपनी माया के काम मधु का स्वाद लेते समय प्राप्त होता है, और जिस स्वाद को लेने के लिए वे परम पद के भास्वर सिंहासन को छोड़कर हम लोगों के बीच बार बार आते हैं। अतः इसी समय मुझे कोई चिंता नहीं और कोई परवाह नहीं है। परंतु एक ना एक दिन वह क्षण भी निश्चय ही उपस्थित होगा जिसकी श्रृंगारहीन शरद यवनिका के पीछे जीर्ण हेमंत और मृत्यु शीतल शिशिर की प्रेत छाया झलकती रहेगी। उस दिन तुम क्या करोगे? मैं तुम्हारे पास कोई बीज मंत्र, कोई टोटका, कोई धरणी मंत्र जिससे तुम अगले 20-22 वर्षों के लिए इस उत्तरा फाल्गुनी के पगों को स्तंभित कर दो और अगले 20-22 वर्ष तुम्हारे द्वार देश पर शिथिल दक्षिण चरण ईशित कृचित जानु के साथ अभांग मुद्रा में नत ग्रीव खड़ी रहे और तुम्हारे हुक्म की प्रतीक्षा करती रहे। कोई ऐसा जीवन दर्शन, ऐसा सिद्धाचार को ऐसी काया सिद्धि जिससे बाहर शरद शिशिर पतझार हेमंत आए और जूझते हर खाते चले जाएं, परंतु मनस की द्वार देहरी पर यह उत्तरा फाल्गुनी एक रस 60 वर्ष की आयु तक बनी रहे। कोई ऐसा उपाय या यहाँ प्रसन्न रह कर मैं स्वयं अपने आप से पूछता हूँ। आज से 13 वर्ष पूर्व मैंने इस प्रश्न पर चिंता की थी और उस चिंतन से जो समाधान निकला उसे मैंने कार्य रूप में परिणित कर दिया। परंतु इन 13 वर्षों में असंख्य प्रतिभाओं के मुंडपात हुए हैं। उसके बाद आज मैं मूल्यों के कमबद्ध बन के प्रतिभाओं के केतु कंतार में बैठा हूँ। आज जगत वही नहीं रहा जो 13 वर्ष पूर्व था, यानी आज जो वक्त नहीं रहा है जो पहले हुआ करता था। एक ग्रीक दार्शनिक की युक्ति है कि एक नदी में हम दोबारा हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि नदी की धार क्षण प्रतिक्षण और तेजी से होती जा रही है। यानी जो हमारे जीवन से ये बात संबंधित है। अगर हम 18 वर्ष की आयु निकल चुकी है लेकिन फिर हम फिर से 18 वर्ष की आयु में नहीं आ सकते हैं। इसी तरह से नदी की धार जो होती है उसी तरह से पानी नहीं रुकता है, क्षण प्रतिक्षण चलता रहता है। उसी तरह से हमारे जीवन है। काल प्रभा भी एक नदी है और इसमें कोई भी बूंद स्थिर नहीं है। शताब्दी के 8वें दशक के इस प्रथम चरण में मुझे उसी प्रश्न को पुनः पुनः सोचना है। कैसे जीर्णता और जरा को यदि संपूर्णता जीतना असंभव हो तो मैं काफी देर यथासंभव दूरी तक वंचित रखा जाए। कैसे अपने दैहिक यौवन को नहीं तो मैं मानसिक यौवन को ही निरंतर धारदार और चिरंजीवी रखा जाए। उस दिन तो मैंने सीधा उत्तर ढूंढ निकाला था। ये तिथि की तरह पुत्रों से यौवन उधार लेकर, अर्थात मैं कोई नौकरी ना करके कॉलेज में अध्यापन करूं तो मुझ 55 या 60 वर्ष की युवा शिष्य शिष्याओं के मध्य वास करने का अवसर सुलभ
होगा। मैं इनकी आशा, आकांक्षा, उत्साह, साहस, उद्यमता आदि वैसे ही अनुप्राणित और अभिष्टित रहूंगा जैसे चुंबकीय आकर्षण क्षेत्र में पड़कर साधारण लोहा भी चुंबक बन जाता है। उसके बाद परंतु विगत दशक के अंतिम 2 वर्षों में जब मेरे बाल खिल सहचरण छिन्न मस्ता राजनीति के रंग रूट बनने लगे, तब जब इन्होंने मेरे गुरुओं गांधी, विवेकानंद, विद्यासागर, सर आशुतोष की प्रतिमाओं का भी उसमें एक उनके द्वारा प्रतिमूल्यों का अनदरगन मुंडपात करना शुरू कर दिया। जब इनके नए दार्शनिकों ने कहना प्रारंभ किया कि अध्यापक और छात्र के बीच भी श्रेणी शत्रुओं का संबंध है, क्योंकि अध्यापक भी स्थापित व्यवस्था का एक अंग है और व्यवस्था का भजन ही श्रेष्ठतम पुरुषार्थ है, तब देश में घटित होती हुई इन घटनाओं पर विचार करके और क्रांति तथा नई पीढ़ी के दार्शनिकों या ह्यूबर्ट मार्क्यूज, चे गुवेरा, बेंटिक कोहान आदि की चिंतन धारा को यथासंभव अल्प स्वल्प परिचय पाकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मैं इन अपने भाइयों, अपने हृदय के टुकड़ों के साथ जो आज छिन्न मस्ता राजनीति के रंग रूट हैं, कुछ ही दूर तक आधे रास्ते ही जा सकता हूँ। विविध प्रकार के नारों से आक्रांत ये नर ने पुरूरवा का शब्दार्थ अर्थ है रबों, आवाजों या नरों से आक्रांत या पूरित पुरुष। पुरानी पीढ़ी जो है मुझे यौवन उधार देंगे भी तो भले, बदले में मुझे भी कम बंद में रूपांतरित होने को कहेंगे, और मैं कैसे अपना चेहरा, अपनी आत्मसत्ता, अपना व्यक्तित्व त्याग दूं। छिन्न मस्त पुरुष बनकर यौवन लेने से क्या लाभ है? बिना मस्तक के, बिना अपने निजी नयन, मुख, कान के इस उधार प्राप्त नव यौवन का नया अर्थ होगा रूप, रस और गंध। गान से वंचित रह जाऊंगा। केवल सिद्धोदार वाला व्यक्तित्व लेकर कौन जीवन यौवन भोगना चाहेगा? कम से कम बुद्धिजीवी तो नहीं। आत्मार्थ पृथ्वीते जयते अथा मुझे चिरयौवन इन शिष्य पुरोरवाओं की नई पीढ़ी से दान के रूप में नहीं लेना है। 13 वर्ष पहले का चिंतित समाधान आज व्यर्थ सिद्ध हो गया। उसके बाद मैं मानता हूँ कि समाज और शासन में शब्दों के बिहू के पीछे एक कपट पाला जा रहा है। मैं बलत खिल्लियों के क्रोध की सारकता को स्वीकारता हूँ, पर साथ ही छिन्न मस्ता शैली के सस्ते, रंगाद और आत्मघाती समाधान को भी मैं बेहिचक, बिना सील मुरैयावत के अस्वीकार करता हूँ। अपना मस्तक काट कर स्वयं उसी का रक्त पीना तंत्राचार विराचार हो सकता है, परंतु यह ना तो क्रांति है और ना समर। पुरानी पीढ़ी का चिरचित मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहता हूँ कि वह पीढ़ी अब हिजाब आरसी का परित्याग करके संन्यास ले। शासन और व्यवस्था के पुतली, घरों की मशीन, कन्याएं उनकी बूढ़ी अंगुलियों के सूत्र संचालन से ऊब गई हैं और उनकी गति में रह रहकर छंद पतन हो रहा है। वह बिल्कुल न्याय संगत प्रस्ताव है कि पूर्व पीढ़ी अपनी मनुस्मृति और कौपीन बगल में दबाकर पुतली घर से बाहर हो जाए और नई पीढ़ी को, अर्थात हमें और हमारे बाल खिल्लियों को अपने भविष्य के
यश अपयश का पट स्वयं बुनने का अवसर दे, जिससे वे भी अपने कल्पित नक्शे, अपने अर्जित हुनर को इस कीर्ति पट का काढ़ने का अवसर पा सकें। यह सब सही है, परंतु क्या इन बातों की संपूर्णता सिद्ध के लिए इस पुतली घर का ही अग्निदाह पुरानी पीढ़ी द्वारा बुने कीर्ति पट के विस्तार का दाह है? उनके श्रम और फल का तिरस्कार आदि आवश्यक है? क्या ऐसा करना एक आत्मघाती प्रक्रिया है? इस स्थल पर डॉक्टर कृष्णन या आचार्य विनोबा भावे की राय को उद्धृत करूं तो वह क्रांति के दुग्ध कुमारों के लिए कौड़ी की 3 होगी। अतः मैं लेनिन जैसे महान क्रांतिकारियों की राय उद्धृत कर रहा हूँ। 1922 में लेनिन ने लिखा था क्या कि सारी सभ्यता संस्कृति को जो पूंजीवाद निर्मित कर गया, हमें स्वीकार करना होगा और उसके द्वारा समाजवाद का गढ़ना होगा। पूर्व पीढ़ी के सारे ज्ञान, सारे विज्ञान, सारी यांत्रिक को स्वीकृत कर लेना होगा, उसकी सारी कला को स्वीकार करना होगा। हम सर्वहारा संस्कृति के निर्माण की समस्या तब तक हल नहीं कर सकते जब तक हमें यह बात साफ साफ समझ ना लें कि मनुष्य जाति के सारे विकास और संपूर्ण सांस्कृतिक ज्ञान को आहरण किए बिना यह संभव नहीं है, और उसे समझकर सर्वहारा संस्कृति की पुनर्रचना करने में हम सफल होंगे। सर्वहारा संस्कृति अज्ञात शून्य से उपजने वाली चीज नहीं और ना ही उन लोगों के द्वारा गढ़ी ही जा सकती है जो सर्वहारा संस्कृति विशेष विद्वान कहे जाते हैं। ये सब बातें मूर्खतापूर्ण हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। पूंजीवादी, समाजवादी, ये आत्मतांत्रिक व्यवस्थाओं के जुओं के नीचे हमारी संपूर्ण जाति विकसित किया है। यह बात स्वामी दयानंद या पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की होती तो बड़ी आसानी से कह सकते मारो गोली, सब पूर्वज बकवास है। पर कहता है क्रांतिकारियों का पितामह लेनिन, जिसे एक कट्टर बंगाली मार्क्सवादी नीरेंद्र नाथ राय ने अपनी पुस्तक शेक्सपियर हिज आइडियल्स के पुस्तक में लिखा है। आज प्रायः लोग पुकार कर कहते हैं, देखो देखो जोखिम उठा रहा है, मूल्य भजन कर रहा है। अरे बंद, जोखिम उठा रहे हो या नाम कमा रहे हो, या तो आज अपने को प्रतिष्ठित बनाने और जागृत सिद्ध करने का सटीक तरीका, शॉर्टकट यानी तिरछा रास्ता है। जोखिम तुम नहीं उठा रहे हो, तुम तो धार के साथ बह रहे हो, और यह बड़ी आसान बात है। आज जोखिम वह उठा रहा है तो नदी की वर्तमान धारा के प्रतिकूल धारा के हुक्म को स्वीकारते हुए कह रहा है। मूल्य भी क्या तोड़ने की चीज है? जो तोड़ेंगे वह बदला जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है। मूल्य स्तर या सनातन नहीं होता, यह भी मान लेता हूँ, परंतु अविच्छिन्न मूल्य प्रवाह सनातन है। उसके बाद यह धार के विपरीत जाना हुआ या तो प्रक्रियावाद है। ऐसी अवस्था में मेरा उन्हें उत्तर है, कभी कभी नदी की धार पथभ्रष्ट भी हो जाती है। वह सदैव प्रगति की दिशा में भी नहीं बहती, वह स्वभाव से अधोगति की ओर जाने वाली होती है। और आज जो बन्या काल है, बन्या काल में धार पथ भ्रष्ट रहती है। वह कर्मनाशा, कीर्तिनाशा, कालमुखी बनकर हमारे गांव को रसातल में पहुंचाने आ रही है। इस क्षण हमारी प्यारी नदी ही शस्त्र रूपा हो गई है। यदि गांव को बचाना है तो हम धार के प्रतिकूल समर करेंगे। हम अपना घर द्वार फूंक कर तमाशा देखकर मौज लेने वाले आत्मभोगी नीरों की संतान नहीं है, तो हमें इस नदी से समर करना ही
होगा। यही हमारी जिजीशा की मांग है, यानी जीने की इच्छा है। और इसके प्रतिकूल जो कुछ कहा जा रहा है, वही नई पीढ़ी की बात हो या पुरानी की, मुमुक्षा का मुक्ति भोग, यहाँ सब विद्रोह नहीं, बुर्जुआ यानी पूर्वज देश विदेश का नया रूप है। मैं धार के साथ नहा ना बहकर अकेले अपने अंदर की अमृत कला का आविष्कार करने में को कृत संकल्प हूँ। बिना रोध के, बिना तट के जो धार है वह कालमुखी बन्या है। रोध बती और तटनी नहीं है। यह तो मैं मानता ही हूँ कि सर्जक और रचनाकार के नान कानफिरिस्ट होना जरूरी है। इसके बिना उसकी सृष्टिचा प्राणवती नहीं हो सकती और नई लीक नहीं खोज कर पाती। उसके बाद मुझे भी विद्रोह दर्शन से अपने को किसी न किसी रूप में आजीवन संयुक्त रखना ही है। एक लेखक होने के नाते यही नियति है कि इस तत्व को अस्वीकृत करने का अर्थ है अपनी सृष्टिसा की सारी भावनाओं का अवरोध। परंतु लेखक, कवि या किसी भी साहित्यिक क्षेत्र के सर्जक और विधाता को यह बात भी गांठ में बांध लेनी चाहिए कि 100% अस्वीकार नॉन कन्फर्मिज्म से भी रचना या सृजन असंभव हो जाता है। पुराने के अस्वीकार से नए का अस्वीकार संभव है या कुछ हद तक ठीक है, परंतु नए भावों या विचारों के उद्गम के बाद उपकरण अभिव्यक्ति के साधन प्रश्न उठाता है। इसके लिए नॉन कन्फर्मिज्म को त्याग कर 75% पुराने उपकरणों से निर्वाचन संशोधित करके कुछ स्वीकार कर लेना होता है। उसके बाद रचना की आइडिया के आविष्कार के लिए तो अवश्य विरोधी मन चाहिए। कैसा मन चाहिए? अवश्य ही विरोधी मन चाहिए। परंतु रचना का कार्य आइडिया के अस्वीकार के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता। रचना प्रक्रिया में स्वीकारवादी मन को भी उतनी ही आवश्यकता है, अन्यथा आइडिया ज्ञान का क्रिया में रूपांतर संभव नहीं है। प्रत्येक सर्जक या विधाता जीवन के चाहे जिस क्षेत्र की बात हो, विरोधी और स्वीकारवादी दोनों ही साथ होता है। 100% अस्वीकार के फैशनेबल दर्शन के प्रति मेरा आक्षेप यह भी है कि यह एक स्वयं आरोपित नो एग्जिट है। इसको लेकर बहुत आगे तक नहीं जाया जा सकता है। यह दर्शन विषय और विधा दोनों को नकारात्मक सीमा बांधकर बैठा है और इसके द्वारा अपने स्वयं को भी पूरा नहीं पहचाना जा सकता है। अपने आप को भी पूरा नहीं पहचाना जा सकता है। स्व से बाहर इतिहास और समाज को समझने की तो बात ही नहीं उठती। यह प्रतिशत अस्वीकार का दर्शन कभी अस्तित्ववाद का चेहरा लेकर आता है तो कभी नव्य मार्क्सवाद का। उसके बाद और ये दोनों मानसिक बौद्धिक स्तर पर मौसेरे भाई की तरह होते हैं। एक ही हंसोन्मुखी संस्कृति की संतानें हैं। योग शास्त्र में मन की 5 अवस्थाएं कही गई हैं: क्षिप्त, विक्षिप्त, विमूढ़, निरुद्ध और आरूढ़। ये दोनों दर्शन विमूढ़ स्थिति के 2 भिन्न संस्करण हैं तथा दोनों ही त्याज्य हैं। उसके बाद यहाँ बाढ़ बन्या का काल है। नदी अपनी दिशा भूलकर कुल यानी किनारा छोड़कर उन्मुक्त हो गई है। अतः बुद्धिजीवी वर्ग से धीरता और संयम अपेक्षित है। घबराकर बन्या की पथभ्रष्ट धारा के प्रति आत्मसमर्पण करने की अपेक्षा
जल के उत्तरण बन्या के उतार की प्रतीक्षा करना अधिक उचित है। पानी हटने पर नदी फिर कुलों के बीच लौट जाती है। नदी अपनी सया यदि बदल भी दे तो भी नई सया के साथ कोई कुल कोई अवरोध तो स्वीकार करना ही होगा। यहाँ नया कुल भी उसी कुल के पुराने समांतर होगा। नदी तब भी समुद्र मुखी ही रहेगी, उलटकर हिमाचल मुखी कभी नहीं हो सकती। इस बन्या नाट में भीष्म के बीच का समय भी ना तो बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ और ना ही बहुत चिंताजनक। मैं बिल्कुल अवचित हूँ। मेरा विश्वास है कल तो परसों हम पुरानी पीढ़ी का युवा और मेरे वलिखे छात्र छात्राएं अर्थात नई युवा पीढ़ी दोनों मिलकर इस शासन व्यवस्था को पुतली घर की नृत्य कन्याओं के कथक नृत्य के साथ साथ संचालित करेंगे। यह पुतली घर ऐसा है कि इसमें अनुशासित संयमित तलबद्ध कथक ही चल सकता है, क्योंकि अपने ये मनुष्य के जीवन का वर्णन है जो नदी को लिया गया है। वो मनुष्य जब अपनी युवा अवस्था में पूरी तरह से होता है तो वह किधर को चला जाए कुछ नहीं जानता है। अपने किनारों को छोड़कर यानी अपने अस्तित्व को छोड़कर किसी भी तरफ जा सकता है, लेकिन शांत रहने से और शांत स्वभाव से सोचने से, शांत मन से तो हम फिर अपने उसी किनारों पर यानी उसी अस्तित्व में लौट सकते हैं, लेकिन वो जीवन फिर से नहीं जी सकते हैं। अन्यथा जरा भी छंद पतन होने पर कोई न कोई भय पुतली एक ही झपटे में हड्डी आंत तक भक्षण कर डालेगी, क्योंकि इन पुतलियों में से कोई कोई विषकन्याएं भी हैं। अतः मैं चेष्टा करूंगा कि अपने अंदर की अमृत कला का आविष्कार करके उस उत्तरा फाल्गुनी काल को 20-22 वर्ष के लिए अपने अंतर में स्थित आंचल कर दूं। बाहर चाहे शरद बहे या निराहत हू करे, तब भी मैं अपने बाल खिल्य सहचरों के साथ व्यवस्था की इन पुतलियों का छंदोबद्ध नृत्य भोग सकूंगा। और एक दिन वह भी आएगा जब कोई चिल्लाकर मेरे कानों में कहेगा 5 o'clock 5 बज गए। कोई मेरे शीश पर घंटा बजा जाएगा, कोई मेरे हृदय में बोल जाएगा बहुत हुआ बहुत भोगा, अब नहीं, अब अहम अमृत इच्छामि, अहम वानप्रस्थ चरिष्यम। और तब मैं व्यवस्था के पुतली घर के इन यंत्र कन्याओं से माफी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मंच से बाहर आ जाऊंगा, अपने को विसर्जित कर दूंगा, लोक कल्याण में खो जाऊंगा। अपरिचित वृक्षों, अवसर प्राप्त रिटायर रेडियो स्थाणुओं और महाकंतार में अब नहीं, अभी तो मैं विश्वेश्वर के सांड की तरह जवान हूँ। ये था हमारा उत्तरा फाल्गुनी